हेलो गाइस। देखिए बच्चों, आज हम लोग करेंगे सेट टू। ठीक है, क्लास टेंथ का जो साइंस है, हमारा विज्ञान का जो सब्जेक्ट है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उसका हम लोग सेट टू करेंगे। ठीक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको अच्छे से देखना है और उसको याद करना है। ठीक है, तो पहले आप क्या कीजिएगा कि वीडियो को पॉज कीजिएगा। ठीक है, और खुद से बनाएंगे पहले से। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, खुद से बनाएंगे। ठीक है, आपको अपने से बनाना है क्वेश्चन देख करके। ठीक है, और आपसे बिल्कुल बनेगा। नहीं बनता है तो उसके बाद फिर आप वीडियो देखिएगा और फिर मिलाइएगा कि आपका आंसर सही है कि गलत है। ठीक है, इस तरह से पढ़ना है। ठीक है, तो ये सेट टू है। सेट वन भी आप लोगों को दिए हैं, वो अगर नहीं देखे हैं जा करके देख लीजिए। ठीक है, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। क्लियर है, या मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। ठीक है ना, अगर नहीं डाल पाया तो आप देख लीजिएगा ज़रूर। ठीक है, प्ले लिस्ट में जा करके इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आप चले जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, तो देखिए सबसे पहले फिजिक्स का क्वेश्चन आ रहा है। भौतिकी का बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, देखिए बोलता है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ है और वक्रता त्रिज्या आर है। ठीक है, तो कौन सा सूत्र होता है, तो यही ना होता है, एफ बराबर आर बाई टू होता है। ठीक है, पढ़े हुए हैं आप। फिर देखिए दूसरा क्या है, प्रकाश के परावर्तन के कितने कितने नियम होते हैं, तो दो नियम होते हैं। ठीक है, आसान है ये सब। क्वेश्चन नंबर तीन। तीन नंबर में क्या है, तीन नंबर में है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो सर समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वो काल्पनिक होगा, इसलिए कि जो किरण रेखा है वो वास्तविक में नहीं कटती है। ठीक है ना, तो काल्पनिक होता है। वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो वाहन वगैरह में जो पीछे देखने के लिए साइड मिरर भी बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, आपका उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए पांचवा नंबर। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। देखिए, लेंस बनाने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल नहीं होगा ना, इसलिए कि मिट्टी से प्रकाश जो है पास नहीं करता है, से प्रकाश क्या है, नहीं नहीं गुजरेगा। ठीक है, प्रवेश नहीं करेगा, है ना, मिट्टी में। ठीक है, से प्रकाश नहीं गुजरता है ना, तो इसीलिए मिट्टी वाला का यूज़ नहीं करेंगे, बाकी चीज़ का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आसान आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर। यहाँ से देखिए आपका 6 नंबर से काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, जो काल्पनिक प्रतिबिंब है वो आपका सीधा बनता है, या ना, याद रखिएगा। ठीक है, समतल दर्पण में भी काल्पनिक होता है तो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, 7 नंबर। एफ का मान 12 दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, एफ कितना है, 12 सेंटीमीटर है, तो आर कितना होगा, तो एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर आर बाई टू होता है। तो यहाँ से आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा 2 गुना एफ, यानी 2 गुना 12। तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी आपका ए नंबर सही है। ठीक है, ऐसे बनाना है, आसान आसान क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इसके बाद आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 से। देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 से। 8 में देखेंगे तो 8 में आप इसको ट्राई कीजिए, बहुत आसान है। ठीक है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन तो आप पहले भी किए हैं। देखिए, तो 8 नंबर में हम लोग देखेंगे तो हम लोग को ये दिखेगा कि वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी जो कार का जो हेडलाइट होता है, तो हेडलाइट में किसको इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें क्या होता है, लाइट को आपको फैलाना पड़ता है ना। तो लाइट कैसे फैलेगा, जब आप अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। ठीक है, अच्छा 9 नंबर देखिए। अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। तो अवतल जो है लेंस है ना, ठीक है, तो अवतल लेंस के सामने अगर कोई प्रतिबिंब रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा, बताइए, आप जानते हैं। ठीक है, ठीक है, तो कौन सा जवाब होगा, आभासी होता है और सीधा होता है ना, हमेशा काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है अवतल लेंस के सामने। ठीक है, याद है आप लोगों को। चलिए आगे देखिए, डायोप्टर का मात्रक है। डायोप्टर किसका मात्रक है, ठीक है, तो डायोप्टर लेंस की शक्ति का मात्रक होता है, जानते हैं। 11 नंबर। दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा, तो देखिए आपको P दिया हुआ है, दो डायोप्टर। ठीक है, तो F का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/P होता है, यानी 1/2, यानी कि 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो 0 ये मीटर में आएगा, ये मीटर में आता है ना, तो यहाँ पे हम लोग सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वाला डी नंबर ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का 12, आँख के रंगीन भाग को क्या कहा जाता है। तो ये आप लोग जानते हैं, ठीक है, कि आँख का जो रंगीन भाग है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ये आइरिस। ठीक है, अच्छा 13 नंबर, मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग दृष्टि पटल, यानी इसी को रेटिना कहा जाता है ना, जो भी इमेज है वो रेटिना पे बनता है। ठीक है, दिए गए समीकरण में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, देखिए NaHCO3 क्या हो रहा है, टूट जा रहा है। ठीक है, छोटे छोटे कंपोनेंट में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वियोजन होना। ठीक है, अलग अलग हो जा रहा है, तो ये आपका वियोजन हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फिर कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फिर है हम लोगों का 15 नंबर। ठीक है, 15 नंबर में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। तो देखिए कौन सा संतुलित है, ये तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए एल्युमिनियम ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, इसमें भी देखिएगा तो आपका कॉपर बैलेंस नहीं है। ठीक है, ये देखिए ये आपका ठीक लग रहा है ZnSO4, ठीक है, प्लस CO, ये तो हम लोग का बैलेंस्ड है, तो ये डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए कौन सा है 16 नंबर। 16 नंबर में बोलता है किसका उपचयन हो रहा है और अपचयन हो रहा है। ठीक है ना, ओके, तो उपचयन हो रहा है यानी ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, और अपचयन यानी रिडक्शन किसका हो रहा है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए उपचयन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का निकलना, तो इसमें ऑक्सीजन निकल जा रहा है, तो इसका हो रहा है उपचयन। ठीक है, और ऑक्सीजन का जुटना अपचयन, तो हम लोग देख रहे हैं कि Cu में ऑक्सीजन जुट रहा है, यहाँ पे CuO होगा, CuO। ठीक है, तो इसमें जुड़ जा रहा है यहाँ से यहाँ, तो यहाँ ये आपका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो PbO, ठीक है, तो पहले पूछा था उपचयन ना, ठीक है, उपचयन तो यानी ऑक्सीडेशन, तो Cu का जुड़ना। ठीक है, ये उपचयन है, हिंदी थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, ये हम लोगों का क्या है, इसको ऐसे कीजिए, इसको ऐसे। ठीक है, तो ये जो है ये है उपचयन। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसका हो रहा है हमारा रिडक्शन, तो ये है आपका अपचयन। ठीक है, तो पहले हम लोग लिखेंगे Cu और बाद में लिखेंगे क्या, PbO। ये वाला ऑप्शन आपका सही है, बी वाला। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर तो आगे बढ़ेंगे हम लोग तो देखेंगे देखिए क्या है, विकृत गंधी का कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है। ठीक है, विकृत गंधी का जानते हैं, पैकेट वगैरह जैसे अगर अच्छा से बंद नहीं है उसमें क्या देखिएगा, थोड़ा थोड़ा कीटाणु वगैरह लग जाता है ना, फंगस वगैरह, तो ये किसके वजह से होता है, तो ये होता है उपचयन की वजह से। ठीक है, याद रखिएगा, ए नंबर। आगे देखिए, चूने से सफ़ेदी करते वक्त चूना में पानी डालने पर उष्मा निकलती है, पता है। ठीक है, आप देखें तो ये उष्मा क्षेपी संयोजन होता है। ए नंबर और सी नंबर दोनों में वही लिखा हुआ है, कोई भी टिक कर दीजिए। ठीक है, 19 नंबर, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग धूसर हो जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को कौन सी अभिक्रिया में डालेंगे। ठीक है, चूँकि आपका देखिए रंग जो है आपका वो बदल जा रहा है एक से दूसरा चीज़ में। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो जा रहा है विस्थापन का अभिक्रिया। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक सूचक है, तो पता है आप लोग लिटमस का हम लोग यूज़ करते हैं, लिटमस पेपर का हर जगह। ठीक है, तो ये हम लोगों का प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, 21 नंबर, निम्नलिखित में किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर वह लाल नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए ये सब आप पढ़े हैं, है ना, कि लिटमस पेपर का अगर हम लोग यूज़ करें तो अगर ग्लूकोज में यूज़ कीजिए, जैसे देखिए ये क्या है, ये आपका है, ये जो हम लोगों का यहाँ पे दिया है ये है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज है ना, तो ग्लूकोज में डालने से लिटमस पेपर को ये लाल नहीं हो जाएगा। ठीक है, यही पूछ रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर, इसमें क्रिस्टलीकरण। ठीक है, क्रिस्टलीकरण करने पर जल कहाँ मौजूद है, तो इसमें मौजूद होता है ना, कॉपर सल्फेट 5H2O में। ठीक है,
इसमें इसका क्रिस्टलीकरण होगा तो इसमें जल रहता है। ठीक है, आगे देखिए, अग्निशामक यंत्र में किस लवण का उपयोग होता है? तो अग्निशामक में हम लोग बेकिंग सोडा का, ठीक है, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये NaHCO3 है ना, इसी को बेकिंग सोडा ही बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। जल की अनुपस्थिति में नेक्स्ट जो है हम लोगों का क्या है, देखिए इधर, ये जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि, ठीक है, देखिए क्यों नहीं कर पाता है अम्लीय गुण? इसलिए कि अगर जल की अनुपस्थिति में हम लोग रखेंगे तो H+ आयन उसका अलग नहीं होगा। ठीक है, उसमें H+ आयन पहले से नहीं रहता है, इसलिए वो अम्लीय गुण को प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो 24 का ये हो गया। 25 नंबर, इसमें देखिए pH मान जो ABCD का दिया हुआ है तो कौन अम्ल है? तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जैसे 7 अगर रहेगा pH तो 7 में क्या होता है, उदासीन होता है ना, यानी न्यूट्रल रहता है इसमें। ठीक है, न्यूट्रल, ओके। अच्छा, 7 से अगर कम होगा, ठीक है, तो इधर वाला में तो क्या होता है, ये आपका अम्ल होता है। ठीक है, यानी एसिड। और 7 से अगर ज़्यादा होगा, ठीक है, 7 से अगर ज़्यादा होगा तो क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है क्षार, यानी आपका अल्कालाइन। ठीक है, हम लोग जानते हैं। तो बोल रहा है अम्ल, अम्ल होने के लिए क्या, 7 से कम होना चाहिए। 7 से कम किसका है, 2, यानी ए का है, तो ए आपका सही जवाब होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद क्या क्वेश्चन है हम लोगों का। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, ये देखिए यहाँ पे चित्र एक दिया गया है, बोलता है इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आपका सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ है ना, AgCl। ठीक है, और यहाँ पे जो है सनलाइट है ना, क्या है ये, सनलाइट। तो सनलाइट में AgCl में कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका वियोजन। ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए, शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका जीव विज्ञान शुरू हो रहा है, यानी बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी का क्वेश्चन है, बहुत आसान होता है, अच्छे से देखिए। तो बहुत इजी है। शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? उत्सर्जन बोलते हैं। ठीक है, 28 नंबर, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने से मिलता है? तो ये मिलता है आपका जल के टूटने से। ठीक है, देखिए वाटर भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ठीक है ना, लेकिन मेनली जो ऑक्सीजन मिलता है हम लोगों को वो मिलता है यहाँ से, जल से। ठीक है, ये बात समझ के रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए, फिर नेक्स्ट क्या है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, 29 में है कि अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? तो अमीबा के बारे में पढ़े हैं आप लोग। अमीबा में प्राणी समभोजी पोषण होता है। ठीक है, ये वाला। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आसान है, टाइलिन पाया जाता है। ठीक है, श्वसन प्रक्रिया में पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। 32 नंबर, पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जल और खनिज लवण का संवहन जो है वो जाइलम के द्वारा होता है पौधों में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हाँ, ये सब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, फिर देखिए, किसी समिष्ट का अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया? तो जाहिर सी बात है कि भाई अस्तित्व कैसे बचेगा जब जो है जनन का प्रक्रिया बाकी रहेगा। जनन का प्रक्रिया नहीं रहेगा तो फिर आगे कुछ बन नहीं पाएगा, कुछ नया नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जनन होना जरूरी है। ठीक है, आगे देखिए 34, दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? तो ये चित्र अच्छे से देखिए, बुक में भी आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, ये पुनरुद्ध भवन को दर्शाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, फिर इसके बाद कौन सा आ रहा है। नेक्स्ट हम लोगों का आ रहा है 35 नंबर। ठीक है, परागकण एक पुष्प के दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना। परागकण का एक पुष्प से, एक पौधा से दूसरे पौधा में, ठीक है, एक फूल से दूसरे फूल में स्थानांतरित होने को क्या बोलते हैं? तो परागकण है तो ये परागण कहलाता है। ठीक है, इसको आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए, भ्रूण को माँ के गर्भाशय की किस भाग से पोषण मिलता है? ठीक है, तो जो भ्रूण है उसको मिलता है कहाँ से? उसको मिलता है
ठीक है, प्लेसेंटा से, ठीक है, प्लेसेंटा बोलते हैं इसको, है ना, याद रखिएगा कहाँ से मिलता है, प्लेसेंटा से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उत्तम ऊर्जा के स्रोत की क्या विशेषता है, ठीक है। तो इसके लिए ये विशेषता इसमें पाया जाएगा कि प्रति एकांक द्रव्यमान उसका जो है अधिक कार्य करे, यानी उसका यूनिट जो मास है, ठीक है, वो भी काफ़ी अच्छा से यूज़ हो जाए, तो उसको हम लोग अच्छा स्रोत मानेंगे ना। ऐसा नहीं कि कुछ पार्ट उसका जले, कुछ पार्ट ना जले, कुछ यूज हो कुछ ना यूज हो, उसका प्रति एकांक द्रव्यमान जो है अच्छे से यूज़ में आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए 38, पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। निम्नलिखित में कौन समाप्य ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है, माने कौन ऐसा स्रोत है जो समाप्त हो सकता है, तो वो कोयला है, ठीक है। हम लोग पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि कोयला क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पराग कोष में होते हैं, तो पराग कोष में क्या होता है, पराग कण होता है, ठीक है ना, जैसा इसका नाम है पराग कोष, इसमें पराग कण होता है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। तो बहुत देखिए सिंपल सिंपल क्वेश्चन था, तो आई होप आप कर लिए होंगे, और कर लिए हैं तो आप बहुत अच्छी बात है, नहीं किए तो कोई बात नहीं, याद कर लीजिए, ठीक है। तो आपको सबको अच्छे से क्या करना है, अच्छे से आपको समझ के याद कर लेना है, ठीक है, समझ के याद कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो सेट मेरा 3, 4, 5 आएगा, तो वो भी बहुत जल्दी आपको मिलेगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है, ताकि आपको सारा वीडियो टाइम पे मिल जाए। बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, तो आपको जैसे ही वीडियो अभी हम डालेंगे आजकल में, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, फ़ौरन से। तो बेल बटन को भी ऑन रखिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ में इसको क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँचे। तो शेयर भी करना है, ठीक है, उनको फॉरवर्ड करना है। अच्छा लगा तो आपको लाइक भी ज़रूर करना है, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा, या कोई अगर दिक्कत है तो आप वो भी पूछ सकते हैं, हमको समय मिलेगा तो हम बताएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ देखिए मैथ का भी जो मॉडल सेट है वो पूरा डाला हुआ है, तो अगर आप मैथ का मॉडल सेट नहीं देखे हैं तो सबको जा करके बारी बारी से देखिए, ठीक है। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपका आ सकता है, तो तैयारी कीजिए मन से, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।